अस्सलाम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल हमने किया है कि किसी भी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स को मुख्तलिफ एनर्जी लेवल के अंदर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, हम लोगों ने ये पढ़ा है। और उसमें हम लोग जिस नतीजे पे पहुंचे हैं वो ये पहुंचे हैं कि किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर अगर हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो मालूम करनी है किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर, कि किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, अगर हमने वो मालूम करने हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं उनका पता होना चाहिए। उसके बाद जिस एनर्जी लेवल में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने हैं उसके अंदर एनर्जी स्टेट्स कितनी है वो हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद उसका बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या है उस एनर्जी लेवल का हमें वो मालूम होना चाहिए। वो बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या है, एनर्जी ऑफ दैट एनर्जी लेवल ओवर kT ई रेज़्ड पावर, ये हमें मालूम होना चाहिए। और तमाम एनर्जी लेवल के बोल्ट्जमैन फैक्टर का जो सम है, बोल्ट्जमैन फैक्टर और डीजेनरेसी, इसका जो सम है वो हमें मालूम होना चाहिए तमाम का। इस तरह हम लोग ये वैल्यूज जो है वो पुट करके हम लोग मालूम कर सकते हैं, ये हम मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला हम लोगों ने जो है अभी प्रूफ किया है लास्ट लेक्चर में। किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करने का तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय जिस एनर्जी लेवल के अंदर हम लोगों ने मॉलिक्यूल की तादाद मालूम करनी है उसकी डीजेनरेसी क्या है, यानी उस एनर्जी लेवल के अंदर एनर्जी स्टेट्स कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय उस एनर्जी लेवल का बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या है। बोल्ट्जमैन फैक्टर का कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई रेज़्ड पावर एनर्जी ऑफ दैट लेवल डिवाइडेड बाय kT, डिवाइडेड बाय हम लोग फाइंड करेंगे हर एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन फैक्टर, और फिर उन तमाम का सम कर लेंगे हर एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी और बोल्ट्जमैन फैक्टर का प्रोडक्ट, और फिर हम उसको सम कर लेंगे। हम इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन डिफरेंट एनर्जी लेवल की। अब याद रखें ये जो है ये जो हम लोगों ने ये जो फार्मूला बनाया है इसकी कुछ अप्रोक्सीमेशन है। ये लो डेंसिटी जो गैसेस हैं उन पे अप्लाई होता है, जो ज्यादा डेंस गैसेस हैं उन पे अप्लाई नहीं होता। उसके बाद आप लोगों को पता है कि अगर हम अब ये फार्मूला हम अप्लाई, आप लोग जब मैं ये सारा कुछ पढ़ा रहा था शायद आप लोगों के जहन में इलेक्ट्रॉन गए थे कि पहले एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पहले एनर्जी लेवल में एनर्जी स्टेट्स कितनी है, दूसरे एनर्जी लेवल में एनर्जी स्टेट्स कितनी इलेक्ट्रॉन। दरअसल ये मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ ये ऐसे ही है जैसे कोई आप लोगों के पास कंटेनर है उसके अंदर कोई गैस मौजूद है, उसमें काफी सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो कम एनर्जी वाले हैं, फिर कुछ मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी वाले हैं। तो हर मॉलिक्यूल जो कम एनर्जी वाला है, जो काफी सारे मॉलिक्यूल हैं, उसके एक अलग एनर्जी स्टेट हमें चाहिए। तो याद रखें ये जो फार्मूला है इसको जब गैस इसको इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई करने को, ये किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर तो यानी किसी गैस पे तो अप्लाई होता है, जब इसको इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करने की कोशिश की गई कि इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ एनर्जी लेवल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो कुछ डिस्क्रिपेंसी सामने आई, यानी जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट थे उनमें फर्क नजर आया। यानी एक्सपेरिमेंटली भी हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी एनर्जी लेवल के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, और ये फार्मूला भी अप्लाई करके कर सकते हैं कि किसी एनर्जी लेवल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एक तरीका है किसी एनर्जी लेवल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं कि आप लोग फाइंड करें फार्मूले के जरिए, एक है कि आप लोग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से करें, उसमें डिस्क्रिपेंसीज पाएगी। उसके बाद मुख्तलिफ एनर्जी लेवल के फोटान कितने हैं, फोटान पे भी ये अप्लाई करने की कोशिश की गई कि मुख्तलिफ एनर्जी लेवल में कितने फोटान हैं मुख्तलिफ एनर्जी के, तो उसमें भी डिस्क्रिपेंसीज पाई गई। तो फार्मूला जो है उसमें ये एग्जैक्टली इस फार्मूले ने होल्ड नहीं किया था, ये आप लोगों के पास है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वही है आप लोगों के सामने, ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये है ये जो आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक करते हैं, इसमें जो एक बुनियादी सा पोस्टुलेट है वो ये एर्गोटिक हाइपोथेसिस है। एर्गोटिक हाइपोथेसिस आप लोगों के पास जो है ये क्या है, ये है ऑल स्टेट्स विद सेम एनर्जी हैव सेम प्रोबेबिलिटी। सपोज ये एक हाइपोथेसिस है और ये हाइपोथेसिस जो है वो इसको दिल भी हमारा मानता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप लोगों के पास यहाँ E1 में एक एनर्जी स्टेट है, यानी G1 = 1,
ये दूसरे एनर्जी लेवल में 3 एनर्जी स्टेट है। अब दूसरे एनर्जी लेवल में 3 एनर्जी स्टेट है, अगर कोई मॉलिक्यूल दूसरे एनर्जी लेवल में आएगा तो वो किस एनर्जी स्टेट में आएगा, 1 में आएगा या 2 में आएगा या 3 में आएगा। तो एर्गोटिक हाइपोथेसिस ये है आप लोगों के पास कि अगर आप लोगों के पास 3 एनर्जी, किसी एनर्जी लेवल में 3 एनर्जी स्टेट है और कोई मॉलिक्यूल इस एनर्जी स्टेट में आना चाहता है, हर एनर्जी स्टेट के अंदर उसके आने के जो चांसेस हैं एक जैसे हैं, याद रखें। और बाकी सारी बातें जो हैं वो इसी की बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। ऑल स्टेट्स विद सेम एनर्जी हैव सेम प्रोबेबिलिटी। सपोज आप लोगों के पास ये दूसरा है, तो ये इस एनर्जी स्टेट को क्या कहेंगे, 2 1, इसको क्या कहेंगे 2 2। दूसरे एनर्जी लेवल और हर एनर्जी स्टेट, 2 1 मीन दूसरे एनर्जी लेवल की पहली एनर्जी स्टेट 2 1, 2 2 मीन दूसरे एनर्जी लेवल की दूसरी एनर्जी स्टेट, 2 3 मीन दूसरे एनर्जी लेवल की थर्ड एनर्जी स्टेट। और इन तमाम की प्रोबेबिलिटी एक जैसे, अगर कोई मॉलिक्यूल दूसरे एनर्जी लेवल में आना चाहता है तो जितने चांसेस इसमें आने के इतने इसमें, इतने इसके। इस तरह ये तीसरा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1 इज इक्वल टू 3 2। 3 1 का मतलब तीसरे एनर्जी लेवल की पहली एनर्जी स्टेट, 3 2 का मतलब तीसरे एनर्जी लेवल की दूसरी एनर्जी स्टेट। तो अगर कोई मालिक्यूल तीसरे एनर्जी लेवल में आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होगी। ये क्या लिखा हुआ है, ये है 1 फोल्ड डीजेनरेसी, ये 3 फोल्ड डीजेनरेसी, ये 2 फोल्ड डीजेनरेसी, ये आप लोगों के पास 1 फोल्ड डीजेनरेसी। और जो आप लोगों के पास E5 है उसमें 4 फोल्ड डीजेनरेसी है। तो किसी भी एनर्जी लेवल में अगर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, डीजेनरेट स्टेट है, तो उसमें जो पार्टिकल है या उसमें मॉलिक्यूल्स की आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। एनर्जी क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि ये असल में क्वांटम मैकेनिक्स में है, अभी हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है। वो ये है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ मॉलिक्यूल कम एनर्जी लेवल में होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी लेवल में होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल और ज्यादा एनर्जी लेवल में होते हैं। तो ये अब सपोज आप लोगों के पास ये E5 है, इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी स्टेट्स हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4। अब सपोज कोई मॉलिक्यूल पांचवें में आता है, पांचवें एनर्जी लेवल है, तो वो किस एनर्जी स्टेट में आएगा, पांचवें एनर्जी लेवल के किस एनर्जी स्टेट में आएगा, वो किसी में भी आ सकता है, तमाम की प्रोबेबिलिटी सेम है। P51 is equal to P52, P51 is equal to P53 is equal to P54, किसी में भी आ सकता है। यानी Pij is equal to Pik, यानी Pi मतलब, Pi का मतलब है ith एनर्जी लेवल, प्रोबेबिलिटी इन ith एनर्जी लेवल, और ये है ith एनर्जी लेवल की स्टेट J, ये है ith एनर्जी लेवल की स्टेट K। क्योंकि ith एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल सेम है, तो जाहिर है एनर्जी लेवल सेम है तो उसमें जो स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी भी सेम होगी। एनर्जी सेम होगी तो मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी भी वहां आने की जो है वो सेम होगी। ith एनर्जी लेवल की स्टेट J में आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है, ith एनर्जी लेवल की स्टेट K में भी आने की इतनी ही प्रोबेबिलिटी है। ये आप लोगों के पास एनर्जी क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, वो है बोल्ट्ज मैन्युफैक्चर। बोल्ट्ज मैन्युफैक्चर के बारे में आप लोगों को पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मैंने आप लोगों को कहा है कि किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आने की, किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर मॉलिक्यूल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डीजेनरेसी ऑफ दैट स्टेट एंड, और दूसरा है एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे 2 बातों पे डिपेंड करता है, डीजेनरेसी क्या है उस एनर्जी लेवल की, उस एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या है। अब सपोज यहाँ पे जो पहला एनर्जी लेवल है उसमें 3 एनर्जी स्टेट्स हैं, दूसरे एनर्जी लेवल में 5 एनर्जी स्टेट हैं। तो अब इसके मुताबिक बताएं किस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दूसरे में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या पहले में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरे में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसमें एनर्जी स्टेट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, जिसमें एनर्जी स्टेट्स ज्यादा है वहां मॉलिक्यूल के आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी, जिसमें एनर्जी स्टेट ज्यादा है मॉलिक्यूल के आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। दूसरा, एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है, एनर्जी का जो ये फार्मूला है ना, फंक्शन ऑफ एनर्जी,
यानी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। एनर्जी पे डिपेंड कैसे करता है वो हमने बोल्ट्जमैन फैक्टर कैलकुलेट किया है। फंक्शन ऑफ एनर्जी ये e रेज़ पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी, यहाँ 1 ओवर के बी टी को बीटा हमने कह दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो बोल्ट्जमैन फैक्टर के साथ इसकी डिपेंडेंस क्या है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होती है। याद रखें एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, जो जो एनर्जी बढ़ेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे। याद रखें जो जो एनर्जी बढ़ेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे। यानी अगर मैं लिखना चाहता हूँ पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज्ड पावर माइनस बीटा ई आई। इसका मतलब ये है जो जो एनर्जी ज्यादा होगी, जो ही एनर्जी ज्यादा होगी नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, पहले डीजेनरेसी वाला फैक्टर डिस्कस किया। मैंने आपसे पूछा है कि दूसरे एनर्जी लेवल में ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे या पहले में, दूसरे में ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे डीजेनरेसी के मुताबिक। दूसरे में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एनर्जी वाला फैक्टर ये कहता है कि जो जो एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल के साथ कम होगी। एनर्जी वाले फैक्टर के मुताबिक दूसरे में आने की प्रोबेबिलिटी कम है और पहले में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो डीजेनरेसी के साथ प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी के साथ डीजेनरेसी प्रोबेबिलिटी कम होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये है डीजेनरेसी इन एनी jth लेवल डिवाइडेड बाय एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी एनर्जी लेवल j डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी एनर्जी लेवल i। तो हम लोग इनकी वैल्यू पुट करेंगे। वो कैसे हमने की, हमें पता है बोल्ट्जमैन फैक्टर्स हमने देखा भी है। प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीजेनरेसी एंड बोल्ट्जमैन फैक्टर, इनको कंबाइन हमने कर दिया क्योंकि ये प्रोपोर्शनल की साइन थी बीच में, तो कोई ना कोई कांस्टेंट भी आया, ये आ गया। अब हमारे पास ये क्या है, मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है प्रोबेबिलिटी इन लेवल j इज इक्वल टू डीजेनरेसी ऑफ लेवल j बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ लेवल j डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी इन लेवल i एनर्जी लेवल i इज इक्वल टू डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल i into बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ एनर्जी लेवल i। तो ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी इन एनर्जी लेवल j इज इक्वल टू डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल j बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ एनर्जी लेवल j ओवर पी आई क्या है, प्रोबेबिलिटी इन लेवल i इज इक्वल टू डीजेनरेसी ऑफ लेवल i इनटू बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ लेवल i। ये मैं आप लोगों को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास लेवल i है और ये आप लोगों के पास ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है j, तो इसमें आने के चांसेस कितने हैं, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी इन लेवल j। इसमें आने के चांसेस कितने हैं, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेवल i। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ लेवल j इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डीजेनरेट स्टेट gi gj मल्टीप्लाइड बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ दिस लेवल j। pi क्या है, pi है, pi यानी इसकी एनर्जी जो है वो ei है इसकी, इसमें मॉलिक्यूल के आने की प्रोबेबिलिटी pi है और इसमें स्टेट gi है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस एनर्जी लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी स्टेट्स gi इनटू बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ दिस एनर्जी लेवल। तो अब इन दोनों का रेशियो ले लें, probability of molecules in level j divided by probability of molecule in level i is equal to degeneracy of level j into Boltzmann factor of level j divided by degeneracy of level i into Boltzmann factor of level i is equal है। जैसा कि यहाँ आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ भी है। अब आप लोग चूंकि ये ई आई ई जे है बाकी सेम है, तो आप लोग इस चीज को जी आई और जी जे लिखें और ई जे को ऊपर लेके ई आई वाले फैक्टर को लेके ऊपर चले जाएं। तो ये माइनस डेल्टा ई आई जी आई बना हुआ ये है हमारे पास। अब ये जरा देख लें, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। सपोज जो एनर्जी लेवल है आई और जे,
उनके दरमियान जो एनर्जी गैप है वो आप लोगों के पास ये KT है। याद रखें KT एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 300 केल्विन के ऊपर 300 केल्विन के ऊपर ये जो फैक्टर है ना KBT, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी का यूनिट है, याद रखें ये होती है 2.5 किलो जूल पर मोल। याद रखें ये इसकी वैल्यू ये है 2.5 किलो जूल पर मोल इसकी वैल्यू है। तो सपोज दो एनर्जी लेवल के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो KBT है, यानी इतना है। तो याद रखें लेवल J में जो मॉलिक्यूल आएंगे उनकी तादाद 3 गुना कम होगी जो मॉलिक्यूल लेवल आई। 0.3 का मतलब है 0.3 का मतलब है 1/3। 0.3 का मतलब ये है यानी 1/3, यानी ये आप लोगों के पास क्या है लेवल J में एक मॉलिक्यूल आएगा, लेवल I में 3 मॉलिक्यूल आएंगे, यानी कम एनर्जी लेवल में 3 गुना ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे अगर एनर्जी का डिफरेंस इतना हो KBT। और अगर दोनों सिंगली डीजेनरेसी पे भी डिपेंड कर रहा है ना, डीजेनरेसी पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी सपोज आप लोगों के पास ith लेवल में भी एक एनर्जी स्टेट है, jth लेवल में भी एक एनर्जी स्टेट है, यहाँ एक एनर्जी स्टेट है और यहाँ भी एक एनर्जी स्टेट है, यानी GI भी एक है और आप लोगों के पास GJ भी एक है। सपोज दोनों एक एक है तो याद रखें ये एनर्जी लेवल में जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो 3 गुना कम होंगे इसकी निस्बत अगर एनर्जी का गैप हमारे पास KB 2.5। अब एनर्जी का गैप अगर 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 7.5 हो दो एनर्जी I और J के दरमियान, तो याद रखें 20 गुना कम मॉलिक्यूल होंगे 1/20। उसका आंसर ये आता है जो लिखा हुआ है। तो लेवल J में 20 गुना कम मॉलिक्यूल होंगे लेवल I की निस्बत। जो जो एनर्जी बढ़ती जाएगी लेवल J की, ये जो लिखा है ना एनर्जी, दरअसल ये एनर्जी गैप है, यानी लेवल I और लेवल J के दरमियान, यानी ग्राउंड स्टेट से एनर्जी जो जो बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे। ये डिपेंडेंस है, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर बता रहे हैं। बोल्ट्जमैन फैक्टर में क्या बता रहे हैं, बोल्ट्जमैन हमें फैक्टर बता रहे हैं अगर दो एनर्जी स्टेट के दरमियान एनर्जी का गैप 2.5 हो तो कम एनर्जी वाले में 3 गुना ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। अगर दो एनर्जी लेवल के दरमियान एनर्जी का गैप 7.5 हो तो कम एनर्जी लेवल में 20 गुना ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। और याद रखें अगर एनर्जी का गैप 10 KBT हो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें मतलब 25 किलो जूल हो। याद रखें 25 किलो जूल हो एनर्जी का गैप। तो याद रखें जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आंसर आता है ना ये आता है 1/10,000। 1/10,000 ये आंसर आता है 1/10,000। यानी लेवल I में 10,000 गुना मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी लेवल J की निस्बत, या लेवल J में 10,000 मॉलिक्यूल की तादाद 10,000 गुना कम होगी तादाद। तो याद रखें इसका मतलब ये बना कि एनर्जी बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होते जाएंगे। हमने 3 एग्जांपल दी हैं, वो 3 एग्जांपल हमने क्या दी है, सपोज ये लेवल I है और ये लेवल J है। सपोज अगर इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप 2.5 हो, एक बात कंफर्म मैं आपको कर दूं, ये किलो जूल है ये जूल है ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, लेकिन है 2.5 KBT की वैल्यू। ये अगर लेवल I है और ये लेवल J है और इनका एनर्जी गैप 2.5 है तो याद रखें J में 3 गुना कम मॉलिक्यूल होंगे लेवल I की निस्बत। इसका मतलब है एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल की तादाद कम होगी। अगर इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप 7.5 हो, 3 गुना ज्यादा हो KBT की निस्बत 3 गुना ज्यादा हो, तो याद रखें जो आप लोगों के पास 3 गुना अगर आप लोगों के पास KBT 3 KBT है यानी 7.5 एनर्जी गैप है तो याद रखें लेवल J में 20 गुना कम मॉलिक्यूल होंगे लेवल I की निस्बत। अभी मैं ये कह रहा हूँ सिंगली डीजनरेट यानी इसमें भी एक स्टेट हो इसमें भी एक स्टेट हो। अभी हमने स्टेट की बात नहीं की। अगर वो स्टेट
सिंगली डीजनरेट हूँ कुछ और हूँ, तो फिर ये भी उसका तरीका है कि जो भी ये नंबर है इसको जी आई और जी जे कर दें, या जी जे और जी आई कर दें, तो उससे आप लोगों के पास मालूम हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ से देना चाहता हूँ। सपोज आप लोगों के पास लेवल जो ये सेकंड है ई जे जो है, इसमें 5 एनर्जी स्टेट है और ई आई में 3 एनर्जी स्टेट है, और इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप आपके पास 7.5 है। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग मालूम करें कि कितने गुना मॉलिक्यूल इसमें होंगे। तो इसका तरीका ये है, ये इसी में आप लोग पुट करें, यानी इनमें एनर्जी गैप कितना है 7.5 का। जब 7.5 का एनर्जी गैप हो तो बोल्ट्जमैन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 0.04। आप लोग इसके अंदर वैल्यू पुट करें, ये जो आप लोगों ने फार्मूला लिखा है इस फार्मूले के अंदर आप लोग वैल्यू पुट कर दें, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो पुट करते हैं जी, लेवल जे में कितने मॉलिक्यूल हैं 5 डिवाइडेड बाई लेवल आई में कितनी एनर्जी, लेवल जे में कितनी एनर्जी स्टेट है 5, लेवल आई में कितनी एनर्जी स्टेट है 3, मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन फैक्टर की वैल्यू क्या है 1/20। ये पुट कर, याद रखें अगर ये सिंगली डीजनरेट होते, लेवल जे में भी एक स्टेट होती, लेवल आई में भी एक स्टेट होती, तो फिर इसका आंसर सिर्फ 1/20 आना था। यानी फिर इसका आंसर क्या आना था, फिर इसका आंसर आना था पी जे ओवर पी आई। अब क्योंकि सिंगली डीजनरेट है, जी जे में भी एक एनर्जी स्टेट है और जी आई में भी एक एनर्जी स्टेट है, तो इसका आंसर क्या आना था 1/20। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेवल जे में 20 गुना कम मॉलिक्यूल है लेवल आई के इसमें। याद रखिए, क्योंकि इसमें अगर एनर्जी गैप दोनों स्टेट में, एनर्जी गैप कितना हो, एनर्जी गैप अगर दोनों स्टेट में 3 kBT हो, यानी 7.5 किलो जूल या जूल। अब चूंकि एनर्जी स्टेट डिफरेंट है, इसमें 5 है इसमें 3 है, तो फिर इसमें कितने मॉलिक्यूल जे में कितने आएंगे, तो ये इस तरह है, इसको करें मल्टीप्लाई 5 4 आर 20 तो 1/12। अब लेवल जे में 12 टाइम लेस मॉलिक्यूल होंगे लेवल आई के निस्बत। अगर सिंगली डीजनरेट हूं तो 20 टाइम ज्यादा, 20 टाइम कम मॉलिक्यूल होंगे जे में, या आई में 20 टाइम ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे जे की निस्बत। और अगर 5/3 रेशियो तो 1/12। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल भी रखना चाहता हूँ, वो एग्जांपल अगर सुन ले, एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सपोज मैं इन दो एनर्जी स्टेट की बात करता हूँ, इसको मैं ई आई कहता हूँ और इस एनर्जी स्टेट को सपोज मैं ई जे कहता हूँ। इसको ई आई कहा है, उस एनर्जी स्टेट को ई जे कहा है। और फिर मैं ये कहता हूं कि इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप है इन दोनों स्टेट के दरमियान वो 10 kBT है। 10 kBT का मतलब 1 kBT का मतलब 2.5, 10 kBT का मतलब 25 किलो जूल या जूल। ये कंफर्म कर दूंगा मैं आप लोगों को कितनी एनर्जी गैप है सपोज दोनों के दरमियान, और इसकी एनर्जी स्टेट 5 है, इसकी 4 है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि बताएं जे में कितने मॉलिक्यूल होंगे, आई में कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मैं ये फार्मूला आप लोगों के सामने अप्लाई करने लगा हूं, वो ये है पी जे ओवर पी आई इज इक्वल टू जी जे, यानी जे में कितने हैं 4 एनर्जी स्टेट्स हैं, डिवाइडेड बाई जी आई, आई में 5 एनर्जी स्टेट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन फैक्टर जब 10 kBT हो, वो बनता है 1/10,000। याद रखिए ये बनता है 1/10,000। अब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा 4 के साथ, इसको 4 के साथ मैंने कैंसिल किया, 4 के साथ कैंसिल किया, ये मेरे पास बनता है 2500। और फिर मैं 2500 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, ये बनेगा 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 12,500।
याद रखिए। इसका मतलब ये है कि लेवल जे में मॉलिक्यूल के आने की प्रोबेबिलिटी 12,500 गुना कम है लेवल आई की निस्बत। ये बोल्ट्जमैन फैक्टर में बता रहे हैं। बोल्ट्जमैन फैक्टर और डीजेनरेसी को हमने कंबाइन किया, ये हम बता रहे हैं। लेवल जे में मॉलिक्यूल्स के आने की प्रोबेबिलिटी 12,500 गुना कम है लेवल आई की निस्बत। और अगर ये सिंगली डीजेनरेट होते, यानी लेवल इसमें भी एक स्टेट होती है और इसमें भी एक स्टेट होती है, तो यहाँ 1 पे 1 आ जाता, तो फिर हम कहते हैं लेवल जे में मॉलिक्यूल के आने की प्रोबेबिलिटी 10,000 गुना कम है लेवल आई की निस्बत। इसका मतलब ये है। अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, सपोज दो एनर्जी लेवल के दरमियान इन्फिनिट एनर्जी का गैप हो, इन्फिनिट केबीटी, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी गैप, फिर हम लोग इसको कैसे देखेंगे? तो याद रखें, जब यहाँ इन्फिनिट एनर्जी गैप हो तो फिर मैं इसको करने का तरीका आप लोगों को बताता हूँ। इन्फिनिट एनर्जी गैप दो के दरमियान, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये आप लोगों के पास लेवल आई है और ये आप लोगों के पास लेवल जे है, और इनके दरमियान एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, इन्फिनिट है, तो फिर जे में मॉलिक्यूल के आने की प्रोबेबिलिटी आई की निस्बत कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी? वो है लेवल जे की एनर्जी स्टेट्स कितनी है हमारे पास? 4। लेवल आई की एनर्जी स्टेट्स हमारे पास कितनी है? 5। और एनर्जी गैप दोनों के बीच कितना है? इन्फिनिटी। ई रेज़्ड पर इन्फिनिटी जो है ना वो जीरो होता है, याद रखिए, तो ये टोटल जीरो आ गया। इसका मतलब है जे में मॉलिक्यूल के आने के चांसेस 0% है, यानी सारे के सारे मॉलिक्यूल आई में मौजूद होंगे, याद रखें। जे में मॉलिक्यूल के आने के चांसेस 0% है आई की निस्बत। पी जे और पी आई इज 0, यानी सारे के सारे मॉलिक्यूल आई में आएंगे, जे में मॉलिक्यूल आने के चांसेस 0 है। समझ आ गई बात की? अब ये तो था कि इन्फिनिटी गैप। अब अगर जीरो गैप हो, फिर देखें, अगर मॉलिक्यूल में जीरो गैप हो, अब मैं फर्ज करता हूं ये आप लोगों के पास जो इसकी एनर्जी है वो ई जे है और इसकी एनर्जी ई आई है सपोज, और इन दोनों का एनर्जी गैप जीरो है। एनर्जी गैप जीरो का मतलब क्या है? तमाम स्टेट्स की एनर्जी एक जैसी है। तो फिर देखते हैं, फिर क्या है? एनर्जी गैप जब जीरो होता है, जी आई में जी जे में कितनी स्टेट्स हैं? 4 डिवाइडेड बाई जी आई में कितनी स्टेट है? 5। और ई रेज्ड पर जब जीरो पुट करेंगे, एनर्जी गैप जीरो है, तो ये 1 आ गया। इसका मतलब क्या है? अब जीरो एनर्जी गैप है। अगर ये सिंगली डीजनरेट होते, अगर ये सिंगली डीजनरेट होते फिर एक जैसे चांसेस थे। अब ये है, अब लेवल जे में मॉलिक्यूल जो है, अगर वो 4 आएंगे तो लेवल आई में मॉलिक्यूल 5 आएंगे। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी रेशियो है, वो डीजनरेट स्टेट की रेशियो की इक्वल होती है। इनकी जो अगर सिंगली डीजनरेट होते तो रेशियो 1 आती, यानी जितने मालिक्यूल जे में आते इतने ही आई में आते। लेकिन अगर ये सिंगली डीजनरेट नहीं है, फिर इनकी जो रेशियो है वो डीजनरेसी के हिसाब से है। जितनी किसी की डीजनरेसी होगी इतने उसमें मालिक्यूल रहेंगे, 4/5। तो ये तरीका है। अब एक तो ये हमारे पास बोल्ट्जमैन फैक्टर आ गया, हमने बोल्ट्जमैन फैक्टर पे देख लिया। बोल्ट्जमैन फैक्टर में एनर्जी गैप पे देखा। अब टेम्परेचर पे डिपेंडेंस देखते हैं। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? आपको पता है टेम्परेचर या 0 केल्विन होगा, टेम्परेचर माइनस में नहीं हो सकता, या 0 होगा या इन्फिनिटी होगा। सपोज टेम्परेचर 0 है, याद रखें, सपोज टेम्परेचर 0 है, अगर यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर 0 होगा तो ई रेज्ड पावर एनीथिंग बाई, तो ई रेज्ड पर इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ मैं कैसे पुट करता हूँ आप लोगों के सामने? सपोज टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन पे क्या होगा? इस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी वो मैं आप लोगों के सामने। तो 0 केल्विन पे सपोज ये इसकी एनर्जी आप लोगों के पास, ऊपर वाले की एनर्जी, ये जो तीसरा है इसको ई जे कहें और दूसरे को आप लोग क्या कहें? ई आई कहें। अब मैं आपसे कहता हूँ पी जे ओवर पी आई 0 केल्विन के ऊपर, एनर्जी गैप कुछ भी हो, एनर्जी गैप कुछ भी हो, 0 केल्विन के ऊपर, ये क्या बना? जी जे
ओवर जी आई। जी जे क्या है, इन जे लेवल की डीजेनरेसी जो है वो कितनी है, जे लेवल की डीजेनरेसी क्या है, वो 4 है। आई लेवल की डीजेनरेसी क्या है, 5। तो आप लोगों के पास अब टेम्परेचर 0 है। जब ये टेम्परेचर 0 केल्विन पुट करूंगा ना, एनीथिंग बाई 0 इन्फिनिटी होता है और ई रेज पर इन्फिनिटी 1 होता है। याद रखिए, ई रेज पर इन्फिनिटी जो है वो 1 होता है। अब तो अगेन अगर टेम्परेचर 0 होगा तो जो जे और आई